एक बात मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के, तो हमारे सिलेबस में ये संबंध का परिचय है और संबंध के प्रकार है। ठीक है, बस यही दो है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये है और ये है। मैं ये दोनों एडिशनल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेड हमारा ये हो गया, ये भी हमारा है, मतलब ए को ए के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसके संख्या देखो 3,3 बन सकता है, 3,4, 3,5, फिर 4,3, 4,4, 4,5 इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इसकी संख्या की बात करें, हम ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या, अवयव क्या होगा भाई 3 into 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 into 3 क्या हो जाएगा 9। तुम्हारे कुल 9 होगी करो भाई। ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया। ये तो इसमें अगर मैं कहूँ क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्मों की संख्या क्या होगी भाई 6 हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको सर पीछे तो आपने, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपके क्लास 12 एग्जाम में 8 नंबर या 10 नंबर का आता है। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड तो ये 10 नंबर का पूछता है, अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड तो ये 8 नंबर का पूछता है। ओके, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो पहले कि हम देख लेते हैं अपना चैप्टर प्रोग्रेस। हम पहले कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे समुच्चय तथा उपसमुच्चय। अब आप ये सोचोगे कि ये चैप्टर तो संबंध एवं फलन का है, फिर आप समुच्चय तथा उपसमुच्चय क्यों पढ़ाओगे। मैंने कहा देख भाई, मैं बेसिक जानकारी दूंगा समुच्चय तथा उपसमुच्चय को, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने क्लास 11 कुछ भी नहीं पढ़ी है। ओके, इसलिए तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये जान लिए तो आप संबंध को आसानी से जान पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रमिक युग्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, एंड फिर देखेंगे हम कार्तीय गुणन। ठीक है, फिर उसके बाद संबंध का परिचय, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्या संबंध एवं फलन का चैप्टर। ठीक है, हालांकि ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब भी इसमें काम आएंगे। संबंध का परिचय हो गया, फिर देखेंगे संबंध का प्रांत, सप्रांत व परिसर। देखो एक बात मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के, तो हमारे सिलेबस में ये संबंध का परिचय है और संबंध के प्रकार है। ठीक है, बस यही दो है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये है और ये है। मैं ये दोनों एडिशनल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेईई, आईआईटी, जेईई की। ठीक है, इसलिए। और मैं एक और भी रीज़न है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से हैं तो उनकी किताब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रांत व परिसर एंड प्रतिलोम संबंध का प्रांत व परिसर। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए करते हैं हम स्टार्ट। ओके, तो पहला चीज हम क्या देखेंगे भाई, समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। ये क्या है भाई, इसकी हम परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं भाई। ये कहता है अवयवों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये समुच्चय की परिभाषा देख के आपको क्या लग रहा है कि अवयवों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब चलो, अवयव क्या होता है भाई, मतलब कोई भी चीज, हम अंक ले लें या कोई भी चीज ले लें दुनिया में, ठीक है, या वस्तु ले लें, का सुपरिभाषित संग्रह। अब ये सुपरिभाषित क्यों आया भाई, ये सुपरिभाषित का मतलब कि जो निश्चित हो। इसका मतलब क्या है भाई, जो निश्चित हो। निश्चित मतलब क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब कि सार्वभौमिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कभी बदला ना जा सके। ओके, अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं भाई कि होता क्या है समुच्चय।
मैंने तुमसे पूछा बताओ तुम इंग्लिश वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, नाम बताओ। तो किसी ने कहा भाई तुम उसका समुच्चय ए ले लो और तुम इसमें बताओ। देखो समुच्चय को हमेशा अगर लिखे तो उससे मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, किसके अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर, तो ये समुच्चय कहलाता है। किसी ने कहा भाई तुम बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो तुम कहोगे भाई ए है, ई है, आई है और ओ है और यू है, 5 होते हैं। अब तुम बताओ क्या ये कभी चेंज हो सकता है? ये तो भाई सुपरिभाषित, ये निश्चित है, ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 प्रमुख नदियां, भारत की 5 प्रमुख नदियों का समुच्चय, भारत की 5 प्रमुख नदियों का समुच्चय, मैंने कहा भारत की 5 प्रमुख नदियों का समुच्चय, प्रमुख नदियों का समुच्चय, ये क्या होता है भाई? मतलब कि भारत की 5 प्रमुख नदियों का समुच्चय। अब बताओ क्या कोई निश्चित है कि भाई प्रमुख नदियां सिर्फ 5 ही है? भाई बहुत सारी, उसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये समुच्चय ही नहीं है। तो हम पहले क्या जानना सीखे कि समुच्चय भाई कौन है, किसको कह सकते हैं और किसको नहीं, ठीक है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं भाई, एक होता है रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। 2 प्रकार, एक होता है भाई रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर रूप। इसे मैं अगर बेसिक भाषा में कहूं तो भाई मैंने कोई समुच्चय ए लिया, इसे हम मझले ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब मैंने यही कहा, जो ए ई आई ओ यू, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, स्वर है 5, तो ए ई आई ओ यू, ये होता है भाई क्या, ये होता है हमारा रोस्टर रूप, ठीक है, ये हमारा होता है रोस्टर रूप। अब दूसरा, सॉरी, सेकंड होता है भाई समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या होता है, मतलब ये तुम्हें इस तरीके से नहीं, ये मैंने ले लिया कोई समुच्चय ए और ये भी मझले ब्रैकेट के अंदर रहेगा, लेकिन ये कह रहा है भाई कि मैंने कोई x ले लिया, फिर अब कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n, ऐसा कह दिया। मतलब कि हमें ये समुच्चय निर्माण रूप में है, हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। हम इसे रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब कि हम इसमें से ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है भाई, ये चीज कि इसमें से इसको चेंज कैसे करेंगे, इसमें से इसमें। अब देखो, अब अगर मैं इसे समुच्चय निर्माण रूप बनाना चाहूँ इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं ए लिख दूंगा भाई, लिख दूंगा x। अब x किससे बिलोंग करता है भाई, x बिलोंग्स टू स्वरों की संख्या, या फिर कह दो स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। मैंने सिर्फ लिख दिया स्वर, किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में ऐसे लिख दो तो भाई समझ जाएगा, अच्छा ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब किसी ने कहा भाई तुमने समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, अब तुम इसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट करो, मतलब कॉमा के रूप में। तो भाई हम क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट में x लिखेंगे, तो x क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू n। n क्या होता है भाई, हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, ऐसे क्या चलता रहेगा ऐसे, फिर से मझले ब्रैकेट्स क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे, 1 2 3। तो हमने क्या किया, हमने समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया, हमने इसमें रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में या तो ये रूप दे देगा, या तो थोड़ा आसान बनाएगा तो यही रूप दे देगा। हालांकि अगर वो कठिन बनाना चाहेगा तो भाई ये रूप, ये वाला तुमको फॉर्मेट देगा, तो आपको इसकी हेल्प से ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। अब मैं इसमें एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई कहे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो तुम क्या बताओगे भाई, अवयवों की संख्या, भाई क्योंकि ये अवयवों का संग्रह है, तो एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो जितना 1 2 3 4 5, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो अगर पूछे एलिमेंट्स का नंबर या एलिमेंट की संख्या, तो तुम कहोगे इसमें कितने, 5। इसी प्रकार से तुम इसमें काउंट, देखो इसमें तो क्या अनंत है भाई, डॉट 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 का मतलब है पता नहीं कहाँ तक जाएगा, किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय बहुत छोटा सा है, खत्म हो जाएगा।
उपसमुच्चय जिसे कहते हैं सबसेट। सबसेट ओके। उपसमुच्चय क्या होता है? ये भाई एक समुच्चय का ही रूप होता है। जैसे मैंने एक समुच्चय दिया ए, मैं लिख दिया भाई इसमें 2 4 6 8 10, ठीक है, ये मैं लिख दिया। अब मैंने कोई एक समुच्चय ले लिया बी ले लिया, और इसमें मैंने कहा, मैं लिख दिया भाई 4 10 और 6, ठीक है। अब बताओ, अब मैं कह रहा हूं कि देखो बी में जो अवयव है 4 10 और 6, क्या वो सारे के सारे ए में हैं? तुम बताओ देख के। भाई ए में हमने 2 4 6 8 10 लिया, और बी में हमने कुछ ऐसा लिया है कि 4 10 6 जो कि सारा सारा ए में है, तो हम भाई कह देंगे कि बी ए का उपसमुच्चय है। इसलिए भाई बी ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है, ठीक है। अब इसे हम कुछ डिनोट करते हैं भाई, गणित की भाषा में, हम हिंदी तो नहीं हमेशा लिखेंगे, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। उपसमुच्चय को हमेशा ऐसे निरूपित करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हम लिख देंगे भाई बी सबसेट ऑफ ए, ये होता है हमारा। इसको हम क्या कहेंगे? बी ए का उपसमुच्चय, ठीक है। ये आप ये थोड़ा बहुत इसे बस देख लो ऊपर से, मतलब समझ लो हल्का सा। अब आते हैं भाई मेन, अब हम चलते हैं अपना क्रमित युग्म पर। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ये क्या होते हैं? इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं पहले कि भाई क्रमित युग्म आखिर होता क्या है। वह समुच्चय या किसी समुच्चय में अवयवों का वह युग्म, अवयवों का वह युग्म जिसमें क्रम निर्धारित हो, जिसमें क्रम निर्धारित हो, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। उसे क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। किसी समुच्चय में अवयवों का वह युग्म जिसमें क्रम निर्धारित हो, ठीक है, उसे क्रमित युग्म। जैसे मैंने कहा भाई एक चीज मैंने ले लिया x, y, ठीक है। ये क्या है भाई? एक युग्म है, किसका? अवयवों का एक युग्म है, ठीक है। इसमें क्रम निर्धारित का क्या मतलब? मैंने कहा भाई ये बराबर है 5, 3 के, ठीक है। इसका मतलब है कि जो क्रम पहला पे है वो बराबर रहेगा किसके? 5 के। x बराबर रहेगा 5 के और y बराबर रहेगा 3 के, ठीक है। अब मैंने कहा, किसी ने कहा चलो तुम क्रम की बात कर रहे हो, तो अगर मैंने कहा भाई y, x इज इक्वल टू 5, 3, फिर ये कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसका क्रम चेंज किया तो भाई इसका मान भी चेंज हो गया, तो y बराबर हो जाएगा किसके? 5 के, x हो जाएगा बराबर किसके? 3 के, ठीक है। ये हमारा होता है क्रमित युग्म, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। मैंने एग्जांपल्स लिया, मैंने कहा a + 5, b - 3 इज इक्वल टू 3, 9। तो a व b का मान बताओ। a व b का मान बताओ भाई। a व b का तुम मान बताओ क्या होगा। अब अगर आपको मैंने क्रमित युग्म पढ़ाया तो भाई ये तो अब दिख जाएगा। a + 5 होगा 3 के बराबर, b - 3 होगा 9 के बराबर, ठीक है। तो चलिए हम करके देखते हैं। मैंने a + 5 किया किसके बराबर? 3 के, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 - 5 हो गया, एंड a का मान हो गया भाई -2।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने किया b माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो b का मान हो जाएगा 9 प्लस 3 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 12। ये हमने a और b का मान निकाल लिया। अब चलते एक तगड़े वाले क्वेश्चन पे, मैं लिख के लाया हूँ क्रमित युग्म से रिलेटेड, ठीक है। इसे आप उतार लो अच्छे से, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक समुच्चय x इज इक्वल टू दिया है अपने को 1 2 3 4 एंड एक समुच्चय y दिया है वही 0 2 4 6, ओके। तो x y के ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो। तो x y के ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो। कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन y, ठीक है। ये में कंडीशन दे रखा है x ग्रेटर देन y क्रमित युग्म। अब तुम बताओ इसे क्रमित युग्म भाई। मैं लिखा क्रमित युग्म। अब भाई हम लोग x और y चाहिए, मतलब कि क्रमित युग्म का क्रम हो, मतलब में x कामा y चाहिए, x कामा y चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि x कंडीशन दे रहा है x ग्रेटर देन y रहना चाहिए, ये हमें चाहिए भाई। अब देखो ये मैंने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप में मैंने इसे लिख लिया, क्योंकि इसने ऐसा कहा x कामा y के ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो जिसमें x ग्रेटर देन क्या y हो। तो अब भाई देखते हैं, x का मान इसमें से लेना है अपने को, y का मान लेना है इसमें से, ठीक है। अब बताओ x अगर हम 1 लें x, तो y का मान क्या ले सकते हैं भाई, इस तो y का मान क्या हम 0 ले लें। तुम कहोगे ठीक है सर ले लो, मैंने कहा ले लिया। अगर फिर हम x का मान 1 लें तो क्या हम 2 ले सकते हैं y का मान, बताओ। अगर मैंने 2 लिया तो बताओ ये कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, x ग्रेटर देन y है, गलत हो गया भाई। 1 क्या 2 से बड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, तो हम ये कंडीशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड 2। अगर 2 ले लिया हमने तो y का मान क्या ले सकते हैं भाई, 0 ले सकते हैं। बट बताओ अगर 2 ले सकते हैं। अगर मैंने 2 लिया तो भाई ये कह रहा है x का मान y से बड़ा होना चाहिए, न कि बराबर। अगर मैंने गलती से यहाँ ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है, x y के बराबर है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। फिर अब ले लो भाई 3 ले लो। अब 3 लेंगे तो भाई हम 0 ले सकते हैं कि 3 0 से बड़ा है। फिर 3 लिया हमने तो 3/2 भी ले सकते हैं हम, ओके। 4 नहीं ले सकते। अब ले लो भाई x का मान 4 लिया तो 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ठीक है। 4 भी नहीं ले सकते, 4 and 2। लो भाई ये हमारा बन गया क्या, क्रमित युग्म कंडीशन के हिसाब से। अब तुम मेरे को बताओ, किसी ने कहा कि चलो क्रमित, इसने सिर्फ कहा है क्रमित युग्म, मैं इसे थोड़ा सा एडवांस बनाऊं तो मैंने कहा तुम इसमें अवयवों की संख्या भी बताओ। क्या बताओगे? मैं तुम्हें पिछली मैंने पिछले तुम्हें बताया कि इसकी संख्या, तो इसकी संख्या तुम कैसे गिनती करोगे भाई। ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया। ये तो इसमें अगर मैं कहूँ क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्मों की संख्या क्या होगी भाई, 6 हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर पीछे तो आपने कहा था ये जो हमने ऐसे लिखा था, कुछ ऐसे करके A-E-I-O-U, तो आपने कहा सर आप एक एक अक्षर को गिने थे तो 5 हो गया था, लेकिन आप एक एक अक्षर क्यों नहीं गिने हो। मैंने कहा भाई देखिए पूरा युग्म है, हमारा जो समुच्चय तो यहाँ से स्टार्ट होना है, कॉमा तो यहाँ से स्टार्ट होना है समुच्चय के अंदर। तो भाई इसमें अवयव संख्या ये पूरी, इसको 1 कहेंगे हम। अगर मैंने गलती से कहा कि भाई 1,0,2 हो गया, 2,3,4 मैंने 3 ले लिया, तो तू क्या कहेगा इसमें अवयव संख्या 3 3 6 है, नहीं, इसमें 2 है, 1 2, ओके। इस तरीके से हम करते हैं इससे।
तो हमारा क्रमित युग्मी हो गया समाप्त। अब हम देखते हैं भाई अपना कार्तीय गुणनफल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे समझना। कार्तीय गुणन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। अब ये क्या होता है? यदि कोई समुच्चय या कोई संबंध कह दो, कोई समुच्चय ए व बी है, तो ए से बी में बनाए गए संबंध को कार्तीय गुणन कहते हैं। अब ये परिभाषा पे मत जाओ, ठीक है। अब मैं तो पैटर्न करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई समुच्चय ले लिया ए, इसमें मैंने अवयव रख दिए भाई 1,2, ठीक है। और मैंने एक समुच्चय ले लिया बी, जिसमें मैं ले लिया एक समुच्चय ए कामा बी, ठीक है। या फिर इसे देखो, इस जो परिभाषा, इसे तुम दूसरे अलग तरीके से भी कह सकते हो कि क्रमित युग्मों का जो हमारा उपसमुच्चय होता है उसे हम कहते हैं क्या? कार्तीय गुणनफल। तो अब हम अगर इसका कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस, अगर दो समुच्चय के बीच में निकालना चाहें तो हम कहेंगे भाई ए क्रॉस बी, ओके। अब ये क्या होता है भाई? इसका मतलब कि एक उसके साथ पहले देखा किसके साथ संबंध बनाएगा। जैसे मैं इससे अगर मैं मैपिंग डायग्राम से बताना चाहूँ, ये आप लिखे रहो भी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। मैंने यहाँ पे ले लिया एक मैपिंग डायग्राम, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। इसके अंदर ले लिया मैंने 1, 2, इसके अंदर लिया ए बी। अब भाई ए बी के साथ क्या बना रहा है? हमारा कोलैब कर रहा है, मतलब कार्तीय गुणन। तो ये बताओ ए के पास कितने ऑप्शन है बनाने के? एक भाई ए के साथ बना सकता है और बी के साथ। तो हम क्रमित युग्म क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? 1 कामा ए हो सकता है या 1 कामा बी। उसी प्रकार अब 2 के पास कितने हैं? अगर मैं एक को छोड़ देता हूँ, 2 के पास भी सेम भाई, या तो ए के साथ बना सकता है या बी के साथ। तो हम लिख लेंगे 2 कामा ए या 2 कामा बी, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं भाई? कार्तीय गुणनफल। अब किसी ने कहा भाई कार्तीय गुणनफल की संख्या भी निकाल सकते हैं क्या? तो देखो, अगर हम संख्या निकालना चाहें, कार्तीय गुणनफल की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है कार्तीय गुणनफल की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। ये होता है इसका फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू, ठीक है। अब P क्या है भाई? हमारा P क्या है? P भाई होता है हमारा P, A में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और Q हमारा होता है B में अवयवों की संख्या। ठीक है। अब हम देखो, अगर इस मैपिंग डायग्राम की हेल्प से गिनती करें तो ए क्रॉस बी में अवयव संख्या कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमने गिन लिया। लेकिन क्या हम फॉर्मूले की मदद से अगर हम देखें भाई, तो पी में कितने अवयव हैं? 2, बी में कितने? 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4। मतलब दोनों क्या है भाई? सेम। इसमें भी 4, इसमें 4, मतलब फॉर्मूला हमारा क्या सही है। अब देखो, कभी कभी होता क्या है ना कि मैंने सिर्फ एक ही तुम्हें समुच्चय दे दिया ए,
इसमें मैंने दे दिया 3, 4, 5। अब मैंने कहा तुम ए से ये जो समुच्चय ए में कार्तीय गुणनफल की संख्या बताओ ए क्रॉस ए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर पूछ दे ए क्रॉस ए में क्या भाई कार्तीय गुणनफल की संख्या, तो देखो ए क्रॉस ए का मतलब ए में ही ए का हम बनाएंगे, ठीक है, ए को ए के साथ। मतलब कि हम अगर मैपिंग डायग्राम बनाना चाहें इसका तो 3, 4, 5, इसमें भी 3, 4, 5 ले लेंगे। ये भी हमारा ए हो गया, ये भी हमारा है, मतलब ए को ए के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके संख्या, देखो 3,3 बन सकता है, 3,4, 3,5, फिर 4,3, 4,4, 4,5, इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इसकी संख्या की बात करें, हम ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या, अवयव क्या होगा भाई 3 into 3, भाई इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 into 3 क्या हो जाएगा 9। तुम्हारे कुल 9 होंगे अवयव, कितने कार्तीय गुणन में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप उतार लीजिए अच्छे से कार्तीय गुणन की संख्या। अब हम देखते हैं, अपना स्टार्टिंग करते हैं संबंध का परिचय। ये क्या होता है भाई, संबंध का परिचय मतलब या परिचय या डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। अब हम इसकी हम देखें भाई परिभाषा, पहले आगे तो परिभाषा पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसे समझाऊंगा, ठीक है। परिभाषा कहता है किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन, किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को, किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को संबंध कहा जाता है। इसे आर से निरूपित करते हैं भाई, आर से, इसे आर से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। अब तुम अगर परिभाषा पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा भाई ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को संबंध कहा जाता है, ला ला ला। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या कह रहा है। हमने ले लिया कोई समुच्चय, कह रहा है कि भाई समुच्चय से क्या होना चाहिए कार्तीय गुणन। अब इस कार्तीय गुणन का जो उप समुच्चय है, इसी को हम कहेंगे भाई संबंध, इसी को हम कहेंगे क्या संबंध, ठीक है। इसी को हम नाम देंगे क्या संबंध। अब समुच्चय जैसे मैंने ले लिया ए, एक समुच्चय ए ले लिया, एक समुच्चय बी। अभी हम इसकी कुछ वैल्यू कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बस एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी है। अब क्या इसका कार्तीय गुणन क्या होगा भाई, कार्तीय गुणन देखो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। अब ए बी, अब हमको कार्तीय गुणन पता है कैसे निकालते हैं। अब क्या करूं, इसको ले रहा हूं भाई 5,9, इसको ले रहा हूं भाई C,D, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे भाई क्या है हमारा 5, 9 C। तो अब देखो इसके साथ आएगा, इसका क्या लिख लेंगे, कार्तीय गुणन लिख लेंगे। तो मैंने कहा हमने लिख लिया क्या A क्रॉस B। अब तुम बताओ भाई A क्रॉस B क्या होगा। 5 C के साथ भी बनाएगा 5,C, 5,D भी हो सकता है, कॉमा 9,C हो सकता है, एंड 9,D हो सकता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, कार्तीय गुणन से ए क्रॉस बी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब भाई ये कह रहा है कि इसका भी उपसमुच्चय, मतलब ये जो हमें है इसका भी उपसमुच्चय क्या कहलाता है, हमारा संबंध। अब इसका उपसमुच्चय कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे कम, या तो 5, C हो सिर्फ, या 5, D हो, या ये दोनों हो, या तीनों, या चारों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें उपसमुच्चय में ये बताना भूल गया कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। हालांकि बताई भी नहीं जाती है, हालांकि मैं JEE के लिए भी पढ़ा रहा हूँ ये साथ में, तो बताना जरूरी है। तो उपसमुच्चय हमने किससे डिवाइड किया, इससे R से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, तब R उपसमुच्चय किसका, A क्रॉस B का, ये हमारा हो गया संबंध। अब अगर मैं इसकी संख्या निकालना चाहूँ, मान लो इसी में मैंने कहा A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या, E के उपसमुच्चय की संख्या, पता है इसमें देखो लिख देंगे 2 के पावर n, लिख देंगे हम 2 के पावर n। n क्या है भाई, इसमें अवयव, A क्रॉस B में किसमें अवयव 1 2 3 4 है, तो हम लिख देंगे भाई 2 की पावर 4 होंगे, क्या इसमें अवयव संख्या। भाई 2 की पावर 4 को जब सॉल्व करोगे तो 16 आएगा हमारा, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 16। अब तुम कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो फालतू का, मेरे को क्यों बता रहे हो। n क्या है भाई, पहले कि ये देखो n हमारा है, n A में अवयव संख्या इंटू B में, मतलब P और Q है, क्या हमारा n है, ये तुम ध्यान रखना। इसमें n क्या है, P इंटू Q, P में अवयव संख्या, सॉरी A में अवयव संख्या और Q B में अवयव संख्या, ठीक है। तो अगर हम संबंधों की संख्या इधर लिखें, किसी ने पूछा सर संबंधों की संख्या क्या होगी, तो भाई जो उपसमुच्चय क्या है, संबंध है किसका, कार्तीय गुणन का, तो हम लिखेंगे 2 के पावर P इंटू Q, ये हमारा होता है क्या, फॉर्मूला, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। हमारा क्या हो गया, संबंध का परिचय भी खत्म हो गया कि संबंध को हम कहते हैं, इससे संबंध होता क्या भाई, संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, संबंध का परिचय तक, और हम नेक्स्ट क्लास में संबंध का प्रांत, परिसर, सप्रांत पढ़ेंगे, ठीक है, एवरीथिंग, ओके। तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।